क्या शूट कर रहे हो? अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। 3 अलग अलग गांव में बुलडोजर का ट्रिपल एक्शन हुआ है। सालेमपुर गांव में गांव वालों ने खुद अवैध मस्जिद गिरा दी क्योंकि उस पर बुलडोजर चलने वाला था। हाजीपुर गांव में अवैध मदरसे और दुकानों पर कार्रवाई हुई। वहीं रावा बुजुर्ग गांव में एक अवैध मस्जिद को ज़मींदोज कर दिया गया है। आप देख रहे हैं ये 3 तस्वीर एक सालेमपुर गांव की है, हाजीपुर गांव की है और रावा बुजुर्ग गांव की है, जहां पर अवैध मदरसा और दुकानों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन एक मस्जिद जो है उसको लोगों ने खुद ही अपने हाथों गिरा दिया है। क्या शूट कर रहे हो? तो संभल में 3 जगह बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन सबसे पहले आपको संभल के रावा बुजुर्ग गांव की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक और अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया। 552 स्क्वायर मीटर में बनी इस अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो ये जो इलाका है, ये जो पूरा का पूरा जमीन है जिसको हम बोलते हैं खसरा नंबर 459, ये जो मस्जिद है वो खसरा नंबर 459 पे बनी हुई है। और यहाँ पर तीसरी बड़ी कामयाबी जो है वो जिला प्रशासन को मिलने जा रही है, जिसके अंदर रवा बुजुर्ग गांव के अंदर ये जो 552 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, इसको जिला प्रशासन जो है हटाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखिए तो जिला प्रशासन के जो सीनियर अधिकारी हैं वो सारे के सारे सीनियर अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। एसडीएम कह लें आप, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके अलावा जो संभल के डीएम है राजेंद्र पेंसिया वो भी यहाँ पर मौजूद है। संभल के जो एसपी हैं के बिश्नोई वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। संभल के एडिशनल एसपी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो बड़ी मात्रा में अगर आप देखें तो सिक्योरिटी के प्रेजेंस में यहाँ पर इस बड़ी कार्रवाई को की जा रही है। हमने गांव के लोगों से बात करने की भी कोशिश की। गांव के लोग जो है इस वक्त खामोश हैं, वो इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, ये मैं अपने विजय रोशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा विजुअल्स दिखाएं, ऑडियंस को जरा विजुअल्स दिखाएं। यहाँ पर देखिए आप, ये जो पूरा का पूरा इलाका है उसको पूरे छावनी में बदल दिया गया है और बड़ी सिक्योरिटी के बीच ये काम जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो अहाता है, ये देखें, ये जो एरिया है यहाँ से, ये मस्जिद का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तकरीबन 552 स्क्वायर मीटर का एरिया है। ये पहले यहाँ पर एक गेट था, उसको हमने देखा, पहले जिला प्रशासन ने हटाया, उसके बाद ये दीवार थी। और ये देखिए, ये आप हैंड पंप है और इस तरफ से जाएं आप तो यहाँ से ग्राउंड लेवल स्टार्ट होता है, उसके बाद ये सीढ़ी का लेवल है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का लेवल था। तो यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। और ये जो लैंड है, स्पेसिफिकली जिला प्रशासन का ये कहना है कि ये लैंड जो है इलीगली इंक्रोच किया गया था और उसी लैंड को, इलीगली जो लैंड इंक्रोच किया गया था उसको खाली कराने का जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है वो इस वक्त लगातार जारी है। और अगर आप देखें तो यूपी गवर्नमेंट की जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि लगातार कोई भी ऐसी अगर इलीगल एक्टिविटी करता है, इलीगल जगह पे इंक्रोचमेंट करता है तो उसके खिलाफ लगातार एक्शन लिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार हो रही है। यूपी का संभल चर्चा में है। रविवार को यहाँ बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद गिरी तो फिर अवैध मदरसा तोड़ा गया। अवैध कब्जाधारियों को ये संदेश है कि कानून के खिलाफ कोई निर्माण नहीं बचेगा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रहार। टूट गया अवैध मदरसा। संभल में रविवार सुबह से ही बुलडोजर गरजने लगा। यहां के हाजीपुर में एक अवैध मदरसे पर कार्रवाई की गई। प्रशासन का पीला पंजा इस अवैध निर्माण पर पूरी ताकत से गरजा। गेट, रेलिंग, दीवारों पर प्रहार हुआ। धीरे धीरे ये अवैध निर्माण जमींदोज होने लगा।
ये हाजीपुर का इलाका है जहां पर ये मदरसा बना हुआ था और इस मदरसे को इलीगली जो है तकरीबन 20 से 25 वर्षों से चलाया जा रहा था और यहाँ पर संभल प्रशासन के द्वारा इस मदरसे को जो है ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अगर आप देखें तो एक के बाद एक अलग अलग बुलडोजर मंगाए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 बुलडोजर्स ऐसे हैं। ये मेरे दाहिने तरफ एक बुलडोजर है, उसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो दूसरा बुलडोजर है और तो मेरे बाएं तरफ भी यहाँ से कुछ दूरी पे एक तीसरा बुलडोजर जो है वो भी एक्शन में है। तो लगातार जो है वो तीनों बुलडोजर इस वक्त कार्यरत हैं और पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसको संभल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्लियर कराया जा रहा है। इसके बाद उनका कहना है कि जो सरकारी ज़मीन है उसको जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ना ही मदरसा चला रहे थे, इसके अलावा बहुत सारी दुकानें भी बना रखी थी। तकरीबन 7 से 8 दुकानें बनी हुई थी जहाँ पर वो सुचारू थी और जो गाँव के कुछ रसूखदार लोग हैं वो उन दुकानों से जो है वो पैसा भी कमा रहे थे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो हम एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं संभल से, जहाँ पर अगर आप देखें तो संभल में यूपी सरकार का, सीएम योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मदरसा सरकारी जमीन पर कब्जा करके करीब 15 साल पहले बनाया गया। इसके बाद इसमें दुकानें भी बन गई। कुछ रसूखदार लोगों की ये हरकत थी। दुकानों से किराया भी वसूला जाता था। नोटिस भेजा गया, अब कार्रवाई की जा रही है। यहाँ 4000 वर्ग मीटर लैंड है हमारी और उसमें से 1500 स्क्वायर मीटर लैंड से अधिक में कब्जा किया गया था, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जा रही है और साथ में मदरसा भी बनाया गया था। तो दोनों के लिए नोटिस पीरियड की अवधि समाप्त हो चुकी है, अपील का समय भी समाप्त हो चुका है और धारा 67 के अंतर्गत सुनवाई की गई, सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद एक न्यायिक आदेश पारित करके इसको हटाया जा रहा है। इसका जो अतिक्रमण है वो करने वाले कौन लोग हैं? पोजीशन जो है ज़मीन का वो किसके पास था? यहाँ के जो भी कुछ निजी व्यक्ति भी हैं जो किराया वसूल रहे हैं और उन्हीं के द्वारा मदरसे के नाम पर दुकानें बना करके किराया वसूला जा रहा था, उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया था। तो अगला जो प्रोसेस है वो क्या है इसमें? ये जो ज़मीन है वो अब किसको दी जाएगी? ये ग्राम पंचायत स्वयं निश्चित करेगी कि उनके किस उपयोग ये भूमि आ सकती है, तो उसी उपयोग के लिए इस भूमि को निर्धारित किया जाएगा। ग्राम पंचायत की जमीन पर मदरसा बना लिया गया। अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्रशासन के 3 बुलडोजर पहुंचे, आला अधिकारी पहुंचे, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। दोनों ही तरफ से आप कहेंगे कि जो समझदार व्यक्ति है और जिसे पता है कि उसके द्वारा कहीं अनधिकृत कब्जा किया गया है और समझदार व्यक्ति जो है वो स्वयं ही उस कब्जे को हटा देगा और यदि वो नहीं हटाने में असफल रहता है तो नियमानुसार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जाएगी। लगातार जो है वो तीनों बुलडोजर इस वक्त कार्यरत हैं और पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसको संभल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्लियर कराया जा रहा है। इसके बाद उनका कहना है कि जो सरकारी ज़मीन है उसको जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ना ही मदरसा चला रहे थे, इसके अलावा बहुत सारी दुकानें भी बना रखी थी। तकरीबन 7 से 8 दुकानें बनी हुई थी जहाँ पर वो सुचारू थी और जो गाँव के कुछ रसूखदार लोग हैं वो उन दुकानों से जो है वो पैसा भी कमा रहे थे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो हम एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं संभल से, जहां पर अगर आप देखें तो संभल में यूपी सरकार का, सीएम योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इन तस्वीरों से साफ है कि जो लोग भी इलीगली जगह इंक्रोच कर रहे हैं, उसमें संभल के डीएम का राजेंद्र पिंसिया का साफ तौर पर भी कहना था कि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां अवैध रूप से स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है, जमीनों का इस्तेमाल किया गया, उनको हम जो है वो सरकारी कब्जे में जो है वो ले लेंगे। संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह की अवैध कार्रवाई नहीं चलेगी। अवैध निर्माण पाया गया तो बुलडोजर पहुंचेगा। संभल में वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अकील जमील, एनडीटीवी इंडिया। संभल में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर का एक्शन होना था। सारी तैयारी हो गई थी। प्रशासन के 31 अधिकारियों की टीम सुबह 10 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए निकले, लेकिन जब वहां पर टीम पहुंची तो नजारा वहां चौंकाने वाला था। वहां पर मस्जिद थी ही नहीं, सिर्फ मलबा पड़ा था। चार 4000 वर्ग मीटर लैंड है हमारी, 1500 स्क्वायर मीटर लैंड से अधिक में कब्जा किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर का डर तो होना ही चाहिए। लगभग 20-25 साल पहले बनाई गई थी। निजी व्यक्ति भी हैं जो किराया वसूल रहे हैं, उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया था। वास्तव में यह भूमि गरीबों को आवास आवंटित करने के लिए रिजर्व लैंड थी।
मस्जिद पर एक्शन से पहले एक्शन। रातों रात गायब हो गई मदीना मस्जिद। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को ग्रामीणों ने हटाया। बुलडोजर एक्शन से पहले जमींदोज हुई मस्जिद। आप इस वक्त जिस इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ इसी जमीन पर एक मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन रातों रात यहाँ से मस्जिद गायब हो गई। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही घंटों में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन पर बनी मदीना मस्जिद ध्वस्त हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये किसी बुलडोजर एक्शन से नहीं हटी, बल्कि खुद गांव वालों ने अपने हाथों से इस मस्जिद को जमींदोज कर दिया। संभल में जब सुबह 10 बजे अधिकारी और प्रशासन इस मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे तो नजारा देख हैरान रह गए। वहां मस्जिद नहीं, सिर्फ मस्जिद का मलबा पड़ा था। दरअसल ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, इसलिए ये एक अवैध मस्जिद थी। प्रशासन ने पहले ही इसे खुद तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो रविवार की सुबह 10 बजे इसे ध्वस्त करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां तो एक्शन पहले से ही हो चुका था। जिस अहाते में हम पहुंचे, जिस जगह पे हम पहुंचे हैं, यहाँ पर एक मस्जिद थी तकरीबन 439 स्क्वायर मीटर के एरिया में, और इस ज़मीन को जहाँ पर ये मस्जिद बनी थी, गांव वालों ने और मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने मिल करके जो है खुद ही ज़मींदोज कर दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज से पहले प्रशासन ने उस ज़मीन को लेकर के और इस मस्जिद को लेकर के कई बार नोटिस दिया था कि ये जो ज़मीन, ये जो मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर, वो इलीगल तरीके से सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। अगर आप देखें तो मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरा का पूरा अहाता दिखाएं। ये तकरीबन 439 स्क्वायर मीटर का एरिया है जहां पर ये मस्जिद बनी थी, और इस मस्जिद को यहां से हटाया जाना था आज, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। और तकरीबन सुबह के 10 बजे के आसपास का जो समय था वो निर्धारित किया गया था कि यहाँ पर आज संभल प्रशासन के द्वारा जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और इसके बुलडोजर एक्शन के साथ ही इसको रिमूव किया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा। संभल प्रशासन की जो टीम है, पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन की जो टीम है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब यहाँ पर मौजूद हैं, और उससे पहले ही गांव वालों ने इस मस्जिद को यहाँ से खुद ही हटा लिया है। आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन है। चकबंदी प्रक्रिया के तहत साल 2000 में गांव के गरीब परिवारों को आवास आवंटन के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया गया था, लेकिन साल 2005 के लगभग इस जमीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। 2025 में मामला उठा तो कार्रवाई हुई। उवैस आलम नाम के शख्स ने कब्जे को स्वीकार किया। उस पर 8,78,000 का जुर्माना भी लगा। मस्जिद को खुद ही तोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अंत में रविवार को बुलडोजर एक्शन होना था, लेकिन ग्रामीणों ने रातों रात खुद ही मस्जिद जमींदोज कर दी। यहाँ 4000 वर्ग मीटर लैंड है हमारी, और उसमें से 1500 स्क्वायर मीटर लैंड से अधिक में कब्जा किया गया था, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जा रही है और साथ में मदरसा भी बनाया गया था। तो दोनों के लिए नोटिस पीरियड की अवधि समाप्त हो चुकी है, अपील का समय भी समाप्त हो चुका है, और धारा 67 के अंतर्गत सुनवाई की गई, सभी पक्षों को सुना गया, और उसके बाद एक न्यायिक आदेश पारित करके इसको हटाया जा रहा है। इसका जो अतिक्रमण है वो करने वाले कौन लोग हैं? पोजीशन जो है ज़मीन का वो किसके पास था? यहाँ के जो भी कुछ निजी व्यक्ति भी हैं जो किराया वसूल रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा मदरसे के नाम पर दुकानें बना करके किराया वसूला जा रहा था, उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया था। तो अगला जो प्रोसेस है वो क्या है इसमें? ये जो ज़मीन है वो अब किसको दी जाएगी? ये ग्राम पंचायत स्वयं निश्चित करेगी कि उनके किस उपयोग ये भूमि आ सकती है, तो उसी उपयोग के लिए इस भूमि को निर्धारित किया जाएगा। अच्छा बताइए, जो मस्जिद का पूरा एरिया था, अहाता था, इसको, इस पे जो स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से गांव वालों ने खुद ही रिमूव कर दिया है। उसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? क्या ये प्रशासन का डर था, लॉ एंड ऑर्डर का डर था? लॉ एंड ऑर्डर का डर तो होना ही चाहिए, लेकिन इनको ये बहुत देर में इसका ज्ञान हुआ कि हम लोगों ने गलत कब्जा करके इस भूमि पर एक धार्मिक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। वास्तव में यह भूमि गरीबों को आवास आवंटित करने के लिए रिजर्व लैंड थी, और उस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था।
तो आज इन लोगों ने कब्जा हटा लिया है। इसके बाद इस पर आवंटन की कार्रवाई कर आज ही गरीब ग्रामीणों को यह भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। शनिवार तक जिस जगह पर मदीना मस्जिद हुआ करती थी, वहां पर अब सिर्फ खाली जमीन है। इस जगह पर नमाज अदा की जाती थी, जहां पर वुजू किया जाता था, वहां सारी जगह से अतिक्रमण हटाकर जमीन को समतल कर दिया गया है और मलबा भी हटा दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने शनिवार रात में ही जेसीबी से मलबा तक हटवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और असम में भी अवैध कब्जे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण की गई जगह पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सरकार का लक्ष्य करीब 6000 बीघा जमीन वापस लेने का है। अब असम में भी बुलडोजर एक्शन। 50 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैयार। अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त असम सरकार। यूपी से निकला बुलडोजर कार्रवाई का मॉडल अब असम तक पहुंच चुका है। असम सरकार बांग्लादेश से आई अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। करीब 50 से ज्यादा जेसीबी की मशीनें तैयार हैं और 1000 से अधिक संदिग्ध अवैध अप्रवासियों के घरों को ध्वस्त किया जाएगा। असम सरकार ने अवैध कब्जे के खिलाफ शनिवार को होजाई में एक आरक्षित वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया। असम सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा बेदखली अभियान है, जिसका मकसद कई सालों से अवैध कब्जे में पड़ी लगभग 6000 बीघा वन भूमि को वापस लेना है। करीब 1250 परिवारों ने आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण किया था। अब तक का अभियान शांतिपूर्ण रहा है। इनमें से 152 परिवारों के मामले गुवाहाटी हाईकोर्ट में लंबित हैं। उन्हें अस्थायी रूप से बेदखली प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। बाकी 1098 परिवारों को सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बेदखल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में नए साल में अपराध में तेजी देखी गई है। कहीं चाकूबाजी हुई तो कहीं कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। अब शाहदरा में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। जब उनका बेटा देर रात घर पहुंचा तो फिर वहां उसे माता पिता का शव पड़ा मिला। नए साल पर राजधानी में अपराधी बेखौफ। डबल मर्डर से दिल्ली बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या। दिल्ली में नए साल की शुरुआत क्राइम की वारदातों से हुई है। साल के पहले दिन 3 चाकूबाजी की घटना हुई। फिर 2 जनवरी को एक व्यापारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग हुई और अब 3 जनवरी को डबल मर्डर से दिल्ली दहल उठी। दिल्ली के MS पार्क थाना इलाके में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां रामनगर एक्सटेंशन शाहदरा स्थित एक मकान में बुजुर्ग दंपत्ति की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। पुलिस को इस घटना की सूचना 4 जनवरी 2026 की रात करीब 12:30 बजे PCR कॉल के जरिए मिली, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके माता पिता घर में बेहोश पड़े हैं और शायद उनकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। PCR कॉल करने वाले वैभव बंसल ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके माता पिता की हत्या कर दी है। जांच के दौरान मकान की 3वीं मंजिल पर बने 2 अलग-अलग कमरों में दोनों के शव पड़े मिले। दिल्ली के शाहदरा इलाके में 4 जनवरी देर रात को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शाहदरा के MS पार्क के पास ही एक फ्लैट में 2 बुजुर्ग दंपत्ति के जो शव है वो बरामद किए गए। 12:30 बजे जो दंपत्ति उनके बेटे वैभव बंसल ने पुलिस को 12:30 बजे रात को एक PCR कॉल करके बताया कि उनके माता पिता बेहोशी की हालत में अलग अलग कमरे में पड़े हैं और उनको इस बात का डर है कि उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी घटनास्थल के पास है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बिल्कुल इसी घर में आप देख सकते हैं जो 3rd फ्लोर है, वहां पर
दोनों रहते थे। और देर रात कल ही जो पुलिस को कॉल मिली, पीसीआर कॉल के मुताबिक वैभव ने बताया कि जो सूचना दी गई उसके मिलते ही पुलिस टीम जो है वो मौके पर पहुंची, जहां कॉल करने वाले वैभव ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके माता पिता की हत्या कर दी है। पुलिस ने जब मकान की तीसरी मंजिल की तलाशी ली तो 2 अलग अलग कमरों में शव बरामद किए गए। मृतक की पहचान 65 वर्षीय परवेश बंसल और साथ ही साथ उनके हस्बैंड जो कि 75 साल के वीरेंद्र बंसल है वो बताए जा रहे हैं कि वो रिटायर्ड टीचर है। इसी घर में वो रह रहे थे, काफी सालों से इसी जगह पर रह रहे थे। पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उनके शव को इस वक्त मॉर्चरी में रखा गया है ताकि आगे की जो जांच पड़ताल है वो की जा सके। बुजुर्ग दंपत्ति के पड़ोसी ने बताया कि सब कुछ कैसे हुआ इस बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन जब रात में वो सो गए थे तो 12 और 12:30 बजे जोर से मम्मी पापा चिल्लाते हुए किसी की आवाज आई। वो तो उनका लड़का आया, 11:15 बजे आया तो वो चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्ला रहा था। हम लोगों ने सुना, फिर हम लोग ऊपर गए 12:15 बजे, देखा तो वो दोनों जने एक इधर बाहर वाले रूम में उसकी मम्मी पड़ी थी और एक उधर बेड के ऊपर उसके पापा पड़े थे। और दोनों को ऐसा लग रहा था कि अभी ये तो खत्म हो चुके हैं। तो जाके पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, 1:15 बजे करीब पुलिस आई है, फिर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और पुख्ता हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी सबूत जुटाए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है। हम लोगों को सुबह 12:40 पर कॉल मिली थी कि वैभव एक लड़का है, उसने कॉल करी थी हमको कि उसके माँ बाप इसमें बेहोशी की हालत में पड़े, उसको लगता है कि शायद उनकी डेथ हो गई है। जब हमारी टीम्स यहाँ पहुँची तो उन लोग ने पाया कि ये बेहोशी की हालत में पड़े हुए, इनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो वहाँ पता चला कि इनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब इसकी टीम, हमारी टीम हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है ताकि इस मामले में कोई लीड हाथ लग सके और जिससे मामले को सुलझाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वेनेजुएला का हाल। देखेंगे उस देश की क्या हालत है, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मडूरो के पास वो कौन सा खजाना है जिस पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 3 जनवरी को हमला कर दिया। रातों रात ये हमला हुआ और 30 मिनट के अंदर अंदर अमेरिकी सैनिक जो हैं एक ऑपरेशन में वहां के राष्ट्रपति मडूरो को उठाकर ले गए। इसे इंटरनेशनल किडनैपिंग भी बताया जा रहा है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ले जाया गया। इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिका में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मडूरो को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेशी के बाद डिटेंशन सेंटर उन्हें भेज दिया गया है हथकड़ी लगाकर। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी सेना न्यूयॉर्क लेकर पहुंची थी। वेनेजुएला पर हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। चीन ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका का हमला चिंताजनक है और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। रूस ने मडूरो की रिहाई की मांग की है। बल्कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कल वहां के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से बात भी की थी। रूस ने कहा है कि मडूरो की तत्काल रिहाई होनी चाहिए और अमेरिकी हमले को कानून का उल्लंघन बताया है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व दिया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन की तारीफ की और कल ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि उन्होंने इस पूरे हमले को अपने मारा-लागो रिजॉर्ट में बैठकर टीवी पर देखा, एक रियलिटी टीवी की तरह, और कहा कि ये बेहतरीन ऑपरेशन है, कोई और मुल्क ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता था। दुनिया भर से इसकी निंदा की गई और इससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया जब एक देश में जाकर वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिकी सैनिक लेकर आए और यहां अमेरिका में उनके ऊपर नार्को आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि वो अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे थे और इसलिए अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। शनिवार 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करते हुए
वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अमेरिका ले जाया गया। मादुरो के हाथ में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दी। अमेरिका ने इसे शानदार ऑपरेशन बताया है। ये बात अलग कि किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून को अमेरिका और ट्रंप ने नहीं माना है और एक देश के राष्ट्रपति का ताकत के जोर पर एक तरह से अपहरण कर डाला। इस ऑपरेशन के बाद अपनी पहली ही स्पीच में ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनके इरादे क्या हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका कम से कम कुछ समय तक अब वेनेजुएला चलाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही किसी के हाथ में देश चलाने की ताकत नहीं दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग ही वेनेजुएला को चलाएंगे। ट्रंप ने बड़े गर्व से घोषणा की कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग में बहुत मजबूती से शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन तेल कंपनियां हैं और अब हम वहां सीधे तौर पर मौजूद रहेंगे। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से फिलहाल निकलने वाला नहीं और उसकी नजर वहां के तेल पर है। मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। बात मादुरो की हो रही है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। बात वेनेजुएला के तेल की हो रही है, बात मादुरो की संपत्ति की भी हो रही है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हैं। सेलिब्रिटी नेटवर्क के मुताबिक उनके पास करीब $20 लाख हैं। याहू फाइनेंस के मुताबिक उनके पास करीब $20 लाख हैं। रियलिटी टी के मुताबिक उनके पास करीब $10 लाख हैं। बीबीएन टाइम्स के मुताबिक करीब $20 लाख। मादुरो की राष्ट्रपति सैलरी करीब $4000 प्रति महीना बताई जाती है, लेकिन उन्हें सरकारी घर, गाड़ी और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? वो वेनेजुएला के कई साल से राष्ट्रपति हैं। उनके विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि वो दिखावा भले ही कुछ करें, लेकिन किसी तानाशाह से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने अब तक मादुरो से जुड़े $70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है, जिसमें निजी जेट, लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी शामिल है। निकोलस मादुरो 10 जनवरी को सत्ता में तीसरी बार वापसी का पहला साल पूरा कर पाते, इससे पहले ही अमेरिका ने उनके देश पर हमला बोला। मादुरो पर तानाशाही, चुनावी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विद्रोहियों को कुचलने और जनता को बदहाली में धकेलने जैसे आरोप लगे हैं। यूएन मानवाधिकार संगठन का दावा है कि उनके शासन में 20,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। 70 लाख वेनेजुएला नागरिक देश छोड़कर भाग गए। Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se trate. वेनेजुएला के ला ग्वेरा पोर्ट पर भी बमबारी हो रही है और आपको याद दिला दे कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वहां पर फिर से हमला भी किया जा सकता है। वेनेजुएला की घटना पर कांग्रेस ने ट्वीट करके जयराम रमेश ने चिंता जताई है और कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 24 घंटों में वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की कार्रवाइयों पर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का ये एक तरफा उल्लंघन है, इसे नहीं किया जा सकता है। तो ये है इस वक्त वेनेजुएला का हाल। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल के धर्मशाला में एक लड़की की 2 महीने के बाद अस्पताल में मौत हो जाती है। जिंदगी के आखिरी दिनों में पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हम इस मामले की पूरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारी टीम ने उस प्रोफेसर से बात की है जिस पर आरोप लगे हैं। जिन 3 लड़कियों पर आरोप लगे हैं उनमें से एक लड़की सामने आई है। उस लड़की का कहना है कि कोई रैगिंग नहीं की गई, लेकिन उसने ये भी बताया है कि वो लड़की पहले भी आत्महत्या की बात कह चुकी थी। बोतल से मारा था। 19 साल की ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी के आखिरी लम्हों में इसने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर और दर्दनाक थे। इसने कॉलेज की 3 लड़कियों पर रैगिंग का आरोप लगाया। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को,
मारते भी थे तेरे को? बता किससे मारता तेरे को? बता बता, जल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता, अभी जो बता, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। आप बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना। ये एक लड़की का भी नाम लेती है जिसका नाम पुलिस में शिकायत में भी दर्ज कराया गया है। और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ। एनडीटीवी उस लड़की तक पहुंची जिसका नाम पीड़ित ने लिया था। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम उसका नाम और चेहरा छुपा रहे हैं। इसका कहना है कि वो लोग क्लासमेट थे। हम उसकी बैचमेट थी फर्स्ट ईयर में, पल्लवी की। तो कोई क्लासमेट कैसे रैगिंग कर सकता है? और हमने कभी कॉलेज में रैगिंग देखी नहीं, और ना हमने कभी की, और ना हमारे साथ कभी स्कूल में रैगिंग हुई। हालांकि वो ये भी कहती है कि स्कूल में वो साथ थे, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट्स अलग थे, इसलिए कभी बात नहीं हुई। कॉलेज में आकर ही दोस्ती हुई। रैगिंग की बात पर ये जरूर कहती है कि बाद में पता चला था किसी थर्ड ईयर की लड़की ने की थी। मैम, ये आरोप पता नहीं क्यों लगाया जा रहा है हम तीनों लड़कियों पर। मेरी क्लासमेट भी थी स्कूल टाइम में 2 साल से, तो हमारा स्ट्रीम भी अलग अलग था। मैंने कभी उससे बात नहीं की, बट मेरी फर्स्ट ईयर में उससे बात हुई थी के थ्रू, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद मेरी उससे बात हुई के थ्रू, और फिर बाद में इन्होंने ये बताया कि कोई थर्ड ईयर की लड़की जिसने रैगिंग की है, बट उसके बारे में हम ना जानते हैं और ना हमें पता है। मृतक दलित परिवार से थी। जिस लड़की पर रैगिंग का आरोप है उसका कहना है कि वो और उसकी सहपाठी भी दलित थी, तो कैसे रैगिंग कर सकते हैं? और इसमें लो कास्ट का भी बताया जा रहा है कि वो लो कास्ट की है, और मैं खुद लो कास्ट से बिलोंग करती हूँ, वो लड़कियां भी लो कास्ट से बिलोंग करती है। तो हम क्यों रैगिंग करेंगे किसी की और उसको चिढ़ाएंगे? क्यों करेंगे हम ऐसा? लेकिन ये लड़की एक हैरान करने वाली बात बताती है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच का विषय है। इसका कहना है कि मृतक लड़की ने पहले आत्महत्या की कोशिश की थी, और ये भी कहा कि वो अपने पिता से बहुत डरती थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी के साथ, तो एक बार मुझे का कॉल आया अचानक से, तब भी थी मेरे साथ। तो उसने बोला कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो उस वक्त हम उसे बचाने गए थे, और उसने मुझे बताना नहीं समझा अच्छा, तो उसने को पर्सनली बताया कि मैं क्यों सुसाइड करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसके फादर को कॉल की ताकि कल को हमारे ऊपर इल्जाम ना आए कि। तो फिर घर आती है तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी कहाँ पे है। तो मैंने उनको बोला कि अंकल आ रही होगी, शायद रास्ते में होगी, पहुंच रही होगी वो घर। तो उन्होंने बोला कि बोले मैंने सब कुछ बता दी, तेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। तो मैंने बोला अंकल मैंने कौन सा झूठ बोला, मैं सिर्फ सच बता रही थी ताकि कल को मेरे पर इल्जाम ना आए, क्योंकि उसने मेरे को ही कॉल की थी। तो फिर वो लड़की बोलती कि का तू झूठ बोल रही है, तूने क्यों बोला। फिर उसके फादर ने पूछा कि तू सुसाइड करने क्यों गई थी। तो उस लड़की ने बोला कि मैं की वजह से सुसाइड करने गई। तो अभी इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं।